बाल विकास, शिक्षण कौशल, जीवन कौशल। कुल 50 क्वेश्चन रहेंगे। समय रहेगा आपके पास सिर्फ 35 मिनट का। 35 मिनट में आपको 50 क्वेश्चंस का आंसर करना है, क्योंकि जो आपका टाइम बचेगा वो अन्य विषयों में काम आएगा। पहला प्रश्न है यहाँ पर, ध्वनि लय और शब्दों के अर्थ के प्रति सचेतना किस बुद्धि के मूल हैं? देखिए, बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया था, जिसमें 9 प्रकार की बुद्धि बताई थी इन्होंने। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आपका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 1, ध्वनि लय शब्दों के अर्थ के प्रति सचेतना किस बुद्धि के मूल हैं? अंतर्वैयक्तिक और अंतरावैयक्तिक यहाँ पर होगा नहीं। बात यहाँ पर कही जा रही है ध्वनि लय और शब्द। शब्द का संबंध किससे होगा? भाषा से होगा, अर्थात इसका संबंध भाषाई बुद्धि से होगा। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल, अंतर्वैयक्तिक और अंतरावैयक्तिक आपने पढ़ रखा होगा, बताने की जरूरत है कि नहीं, बताइए। हार्वर्ड गार्डनर ने जो 9 प्रकार की बुद्धि बताई है, उससे एक प्रश्न आपकी परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा, चाहे आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो या फिर सुपर टेट की। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 के लिए। प्राथमिक कक्षा में शिक्षक को छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए? हतोत्साहित करना गलत होगा, अनुमति नहीं देना भी गलत है, सजा देना भी गलत है। प्रोत्साहित करेंगे, मोटिवेट करेंगे, ताकि बच्चे के मन में जो डाउट हो वो क्लियर हो, जो भ्रांतियां हैं बच्चा बिना हिचकिचाहट के अपने डाउट्स को कक्षा में ही क्लियर कर पाए, ताकि वो एक अच्छे प्रकार से अधिगम को कर पाए, यानी सीख पाए चीजों को बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी डर के। यहां पर आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न कहता है कि बालक शरीर के अंगों का संचालन करना सीखता है किस प्रकार के अधिगम के माध्यम से? गत्यात्मक, समस्या समाधान, शाब्दिक या फिर उन्नतोदर? प्रश्न संख्या 3, अंगों का संचालन करना, ये कोई समस्या समाधान नहीं है, शाब्दिक वर्बल कोई बात कही नहीं जा रही है, तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा गत्यात्मक, क्योंकि अंगों का संचालन, हाथ पैरों का चलाना, ये किसके अंतर्गत आएगा? गत्यात्मक अधिगम के अंतर्गत आएगा। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 4 कहता है कि नवीन परिस्थितियों, न्यू सिचुएशंस में अपने आप को ढालना या अनुकूलित करना ही अधिगम है, ये परिभाषा किसकी है? हिलगार्ड, मर्फी, सिगमंड फ्रायड, गुड एनफ? सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। इसके अलावा आपको यूट्यूब पर एक क्विज कराई जाती है, कम्युनिटी पोस्ट पे हम क्वेश्चंस डालते हैं और उसका आंसर डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चौथे प्रश्न में आपका उत्तर हो जाएगा, ये परिभाषा है हिलगार्ड की अधिगम के संदर्भ में, तो यहां पर आपका फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 5, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के प्रवर्तक कौन है? बताइए, प्रश्न संख्या 5 में आपका क्या आंसर होगा? रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, ये कॉन्सेप्ट दिया गया है स्किनर के द्वारा, जिन्होंने एक और सिद्धांत दिया जिसको आप कहते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। प्रश्न संख्या 6 देखिएगा, कॉलसैनिक के अनुसार मनोविज्ञान का वास्तविक जनक कौन है? अरस्तु, प्लेटो, सुकरात, जॉन लॉक? सभी को नमस्ते, सभी को राम राम। प्रश्न संख्या 5, कॉलसैनिक के अनुसार मनोविज्ञान का वास्तविक जनक, देखिए वैसे आपसे पूछा जाए मनोविज्ञान का जनक तो आप कहेंगे अरस्तु, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक तो आप कहेंगे थॉर्नडाइक, है ना? बट यहां पर एक नाम दिया गया है, वो नाम है कॉलसैनिक। कॉलसैनिक के अनुसार आधुनिक मनोविज्ञान का जनक आपसे पूछता है, या आपसे पूछता है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक, तो आप कहते हैं विलियम वुंट, क्योंकि इन्होंने 1879 में जर्मनी के लिपजिंग शहर में एक प्रयोगशाला बनाई थी, तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है वुंट को। 5वें प्रश्न में आपका आंसर थोड़ा सा बदल जाएगा। यहां पर कॉलसैनिक मानते थे कि प्लेटो जो है ये आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं, इसलिए इसका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा।
सभी को नमस्ते, शुभ संध्या। कोई भी लाइव में जो लोग क्लास देख रहे हैं, कोई भी एक्स्ट्रा कमेंट मत करिएगा, क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। सीखना आवश्यकता की पूर्ति की क्रिया के द्वारा होता है, हल का यह कथन संबंधित है। प्रश्न संख्या 6, पहला ऑप्शन है सीखने के सूझ के सिद्धांत से, प्रबलन के सिद्धांत से, संबंध प्रतिक्रिया के सिद्धांत से, या फिर प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत से। क्वेश्चन नंबर 6 उत्तर होगा यहां पर। देखिए, हल का जो सिद्धांत है, इनके सिद्धांत को हम कहते हैं प्रबलन का सिद्धांत। हल का मानना था कि कोई भी व्यक्ति या प्राणी उसी कार्य को सीखता है जिससे उसकी किसी की आवश्यकता की पूर्ति हो। ठीक है, स्किनर जो है हल के सिद्धांत को अधिगम का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत मानते हैं। तो यहां पर आप ध्यान रखिएगा कि हल ने जो सिद्धांत दिया है, इसमें आवश्यकता की पूर्ति प्रक्रिया के द्वारा होती है। तो यहां पर आपका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। यह सिद्धांत आवश्यकता पर अधिक बल देता है। इनका यह मानना था कि सीखना तभी सार्थक होगा जब बच्चे की आवश्यकता होगी। ऐसा नहीं कुछ भी आप झोंके जा रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं, आवश्यकता ही नहीं है ना। इनका यह मानना था कि छात्रों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर ही सिलेबस पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाना चाहिए, और यह सिद्धांत बालकों के सीखने में मोटिवेशन पर अत्यधिक बल देता है, अर्थात प्रेरणा की बात ये भी करते हैं। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 7 के लिए। सीखने की प्रक्रिया के 4 चरण कौन से हैं, बताइए। सीखने की प्रक्रिया के 4 चरण कौन से हैं? क्रिया, उद्देश्य, बाधा एवं प्रेरणा, प्रेरणा, बाधा, अनुगमन एवं लक्ष्य, लक्ष्य, हेतु, क्रिया एवं अनुगमन। देखिए, बाधा नहीं होगा, बाधा कोई चरण नहीं है। सीखते सीखते बाधा आ सकती है, लेकिन वो चरण नहीं माना जाएगा। यहां पर आपका आंसर किया जाएगा प्रश्न संख्या 7 के लिए उद्देश्य। सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव फिक्स करिए कि किस उद्देश्य से आप चीजों को सीख रहे हैं, फिर क्रिया, फिर मूल्यांकन और अनुगमन। तो यहां पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 4 चरण यहां पर डी ऑप्शन में दिए गए। मीना अब शब्दों का प्रयोग करने लगी है तथा यह समझने लगी है कि शब्द वस्तुओं के प्रतीक हैं। अब तर्क करने लगी है, परंतु प्रत्ययों का संरक्षण और क्रमबद्धता नहीं कर पाती। मीना पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था पर है? तो जीन पियाजे से क्वेश्चन है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, और यहां पर चारों स्टेज आपके सामने है। एक विशेषता जो है प्रतीकात्मक विचार का विकास, ये किससे संबंधित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ये तो कह रहा है कि शब्द वस्तुओं के प्रतीक हैं। जैसे आप बच्चे को सिखाते हैं कि बी फॉर बनाना, एच फॉर हॉर्स, हॉर्स मीन्स घोड़ा। तो जो शब्द है वस्तुओं का प्रतीक है, ये बच्चा समझने लगता है दूसरी स्टेज में, जिसको आप कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अगर आप गलती कर रहे हैं तो इसका मतलब है जीन पियाजे का टॉपिक अब आप भूल चुके हैं और आपको रिवीजन करने की आवश्यकता है, वरना गलती होने की संभावना बढ़ जाएगी। पहला ऑप्शन यहां पर सही होगा। प्रतीकात्मक विचार का विकास पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। 2 से 7 वर्ष में बच्चा समझने लगता है। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, एच फॉर हॉर्स, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़ा एप्पल, एम फॉर मैंगो, ये सारी चीजें समझने लगता है। प्रतीक उसके माइंड में बन जाता है। जैसे ही आप कहेंगे कि ई फॉर एलिफेंट, बच्चे के माइंड में एलिफेंट का प्रतीक छप जाएगा तुरंत। समझ में आया? इसका आंसर ए होगा। विराट कोहली, साजिदा खातून, सुचित्रा आर्ट लाइफ, आदित्य, कोमल, पम्मी, नीलम, हेमा, संतोष, दीपक, अमाया ठाकुर, सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दें। फटाफट से लाइक करिएगा, कोई कंजूसी मत करिएगा। अच्छी ना लगे क्लास तो बगल में डिसलाइक का भी ऑप्शन है, बट अगर अच्छी लगे तो लाइक करके जरूर जाइएगा। मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता कौन है? वुडवर्थ, सिगमंड फ्रायड, जुंग, जे.एस. रॉस। प्रश्न संख्या 9। मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता सिगमंड फ्रायड है। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। MLL
न्यूनतम मिनिमम लर्निंग लेवल, न्यूनतम अधिगम स्तर मूल रूप से एक ऐसा उपागम है जिसकी मान्यता है कि किसी भी कार्य को सभी विद्यार्थी न्यूनतम स्तर तक सीख सकते हैं। अभी अधिगम कार्य सीखे नहीं जा सकते, सभी उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। ये दोनों तो निगेटिव हैं ऑप्शन। उत्तर होगा यहां पर किसी भी कार्य को सभी विद्यार्थी न्यूनतम स्तर से सीख सकते हैं। आपको अगर स्कूटी चलाना नहीं आता है तो आप शुरुआत कर सकते हैं न्यूनतम स्तर से, ठीक है। कोई भी चीज हो आप बेसिक से सीख सकते हैं। मैथ नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, उर्दू नहीं आती, आप सीख सकते हैं यदि आप चाहें तो यहां पर आंसर होगा पहला ऑप्शन कि किसी भी कार्य को सभी विद्यार्थी न्यूनतम स्तर तक सीख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का गौड़ नियम थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित किया गया? तत्परता का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम, अभ्यास का नियम, या फिर प्रभाव का नियम? क्वेश्चन नंबर 11। प्रश्न संख्या 11। आंसर होगा, देखिए क्वेश्चन अगर ढंग से पढ़ेंगे नहीं तो गलत हो जाएगा, नींद में आंसर करेंगे तब भी गलत हो जाएगा। गौड़ नियम पूछ रहा है तो गौड़ नियम है बहु अनुक्रिया का नियम। बाकी नियम जो है वो है प्राथमिक नियम या मुख्य नियम भी कहते हैं। प्राथमिक में आपका आता है तत्परता, अभ्यास और प्रभाव। यहां पर आपसे गौड़ नियम पूछ रहा है थॉर्नडाइक का, दूसरा विकल्प सही होगा। गैनी द्वारा प्रस्तावित अधिगम का पदानुक्रमिक उच्चतम स्तर क्या होगा? समस्या समाधान अधिगम, सिद्धांत अधिगम, समप्रत्यय अधिगम, कौशल अधिगम? प्रश्न संख्या 12। निम्नतम स्तर कल की क्लास में आपको बताया गया था। यहां पर अष्टपदी जो सोपानकी है, न्यूनतम स्तर होता है संकेत अधिगम, बच्चा संकेत द्वारा सीखता है। उच्चतम होता है समस्या समाधान अधिगम, जब बच्चे के सामने मतलब बच्चा उतना मैच्योर हो जाता है कि समस्याओं का समाधान खुद करने लगता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। वह अधिनियम जो अक्षम व्यक्तियों से संबंधित है, पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995, 1997, 1992, 1990। संख्या बढ़ाइए थोड़ा सा, कुछ नहीं करना है आपको, बस लाइक कर देना है, सिर्फ लाइक कर देना है और कुछ भी नहीं करना है, संख्या अपने आप बढ़ जाएगी। चलिए आंसर कीजिएगा यहां पर इस प्रश्न के लिए। प्रश्न संख्या है 13, आंसर होगा पीडब्ल्यू एक्ट 1995, अक्षम व्यक्तियों से संबंधित है। बेंडूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? बेंडूरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया है और इन्होंने जोकर पर और बेबी डॉल पर प्रयोग किया था। मॉडलिंग की ये बात करते हैं, प्रतिधारण, यहां पर आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। मॉडलिंग को ही हम हिंदी में प्रतिधारण कह सकते हैं। 15वां प्रश्न है कि चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? पूर्वानुभव, भाषा, तर्क, समस्या? चिंतन कब आप प्रारंभ करते हैं? जब आपके सामने कोई समस्या आती है तो आप सोचते हैं मतलब चिंतन करते हैं। उत्तर होगा यहां पर आपका डी ऑप्शन। सुरेंद्र कुमार पटेल, अर्पिता, नीतू, रूहानी, खुशबू, उपासना, विराट। जो लोग रिकॉर्डेड देख रहे हैं इस क्लास को, उनका नाम यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा, नहीं बोला जा रहा होगा। बुद्धि लब्धि संप्रत्यय विकसित किया गया बिने के द्वारा, स्टर्न के द्वारा, जॉन लॉक या फिर कैटल के द्वारा? बुद्धि लब्धि का कॉन्सेप्ट दिया गया यहां पर स्टर्न के द्वारा।
सबसे पहले यहां पर आंसर हो जाएगा बी। दोपहर की क्लास में कुछ लोग क्लास को डिस्टर्ब करने का प्रयास करते हैं और अभी तो सब ठीक चल रहा है, पता नहीं क्यों कुछ लोग, कुछ अराजक तत्व जो आकर के फालतू की बातें करते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 17 देखिएगा, इसका आंसर होगा बी, बुद्धि लब्धि कह रहा है। अच्छा ये बताइए, बुद्धि शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? बुद्धि शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? अगर यही ऑप्शन हो जाए तो आपका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, बुद्धि शब्द का प्रयोग सबसे पहले फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा, और बुद्धि लब्धि शब्द सबसे पहले 1912 में जर्मन मनोवैज्ञानिक विलियम स्टर्न के द्वारा तैयार किया गया। आईक्यू का कॉन्सेप्ट। बुद्धि लब्धि मापन के जनक टर्मन को माना जाता है। सूत्र सबसे पहले स्टर्न ने दिया था। देखिए जो पहले सूत्र था वो क्या था? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। इससे डेटा सही नहीं आ रहा था। टर्मन ने क्या किया, यहां पर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो टर्मन को बुद्धि लब्धि मापन का जनक माना जाता है। बट यहां पर पूछ रहा है कि संप्रत्यय विकसित किसने किया, तो आपका आंसर जाएगा विलियम स्टर्न। अगला प्रश्न, बिने ने एक कारक सिद्धांत दिया है बुद्धि का। बिने ने एक कारक सिद्धांत दिया है, सोनापाल, निखत जहां, गलत ऑप्शन ही नहीं है इसमें। हाँ, हम आपको बता रहे थे कि बुद्धि शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने, तो यहां पर ऑप्शन नहीं, आपने सही कहा, फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा। जो लोग बिने बता रहे हैं गलत है। समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? क्वेश्चन नंबर 17, समूह कारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? उत्तर होगा थर्स्टन के द्वारा। बिने ने एक कारक, स्पीयरमैन ने द्विकारक, और गिलफोर्ड ने कौन सा सिद्धांत दिया? आप लोग जल्दी से बता दीजिए। गिलफोर्ड का जो बुद्धि का सिद्धांत था उसको हम किस नाम से जानते हैं? बुद्धि संरचना सिद्धांत कहते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि एनसीएफ 2005 किस पर बल देता है? क्वेश्चन नंबर 18 आपका उत्तर होगा यहाँ पर, एनसीएफ करके सीखने पर बल देता है, रटने पर नहीं। समस्या हल करने पर हो सकता था, बट यहाँ पर ऑप्शन ये सभी दिया है, आपका एक ही आंसर यहाँ पर सही है। एक कारक का मतलब ये है कि ये मानना था कि किसी व्यक्ति में एक ही कारक हो सकता है। स्पीयरमैन आए तो उन्होंने कहा कि दो कारक हो सकते हैं, एक सामान्य एक विशिष्ट। सामान्य सभी में पाया जाएगा, विशिष्ट योग्यता जैसे आपने देखा होगा कि आपके घर में बड़ा कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो लाइट के काम में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट होगा, जैसे फ्यूज उड़ गया है या अगर कुछ प्लग खराब हो गया है तो वो सही करने का प्रयास करता है, विशिष्ट बुद्धि है उसमें। देखिए यहाँ पर किसी ने पूछा है कि बता दीजिए दोबारा से, तो हमने आपको बताया कि सबसे पहले जो है ये कॉन्सेप्ट दिया गया स्टर्न के द्वारा, जिन्होंने अधूरा सूत्र दिया था इसलिए वो चला नहीं। फिर टर्मन महोदय आया, उन्होंने मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100 कर दिया, तो ये टर्मन का है पूरा वाला, बस इतना सा है। अगला प्रश्न है, शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण का क्या मतलब है? सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन, सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना, अपने सामाजिक मानदंड बनाना, या फिर बड़ों का सम्मान करना। प्रश्न संख्या 19, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन करना ही सामाजिकरण कहलाता है। समाज के द्वारा जो नियम कानून बनाए गए हैं उन पर आप खरे उतरे, उनको आप माने,
अगला प्रश्न है, एक शिक्षक बच्चे के द्वारा की गई छोटी छोटी गलतियों पर गुस्सा करता है, क्रोध प्रकट करता है, यह क्या इंगित कर रहा है? बच्चे का शुभचिंतक है, ज्ञान की कमी है, कुंठित है, या फिर संवेदनात्मक रूप से संतुलित नहीं है? आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए संवेदनात्मक रूप से संतुलित नहीं है। जो टीचर संवेगात्मक रूप से संतुलित होगा वो बैलेंस कर पाएगा, सही जगह पर गुस्सा दिखाएगा, जरूरत होगी तभी हंसेगा, खुश होगा। 21वां प्रश्न है, जब कुछ व्यक्ति आपस में मिलकर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वो क्या होता है? राजनीतिक समूह, सामाजिक समूह, व्यापारी समूह, अपराधी समूह? क्वेश्चन नंबर 21 आपका उत्तर होगा, देखिए कुछ व्यक्ति अगर आपस में मिलकर के एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं तो ये जो ग्रुप बन रहा है ये आपराधिक नहीं बन रहा है, ठीक है, ये आपराधिक नहीं है, ये व्यापारी नहीं है, ये सामाजिक ग्रुप है, सोशल ग्रुप। यहां पर आपका उत्तर चला जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 के लिए विकल्प बी के साथ। 22वां प्रश्न है, बच्चों के डैश विकास में खेलों का विशेष महत्व है? प्रश्न संख्या 22, खेलों का विशेष महत्व, यानी अगर हम बच्चे को खेल खिला रहे हैं तो उससे क्या बेनिफिट होगा? भाई ग्रुप में अगर खेल खेलेगा बच्चा, आउटडोर जो खेल होते हैं उससे कहीं ना कहीं सामाजिक विकास होता है और मानसिक और शारीरिक एक्टिविटी होती है तो शारीरिक भी होता है। कुछ खेल ऐसे होते हैं जिसमें दिमाग भी लगाना पड़ता है, दिमाग तो वैसे सब में लगता है, जैसे कुछ खेल जैसे शतरंज की अगर हम बात करें तो उसमें थोड़ा ज्यादा ही दिमाग लगता है, सहमत का खेल। तो यहां पर हमारे पास सभी ऑप्शन मौजूद है, यही हम लगाएंगे। 23वां प्रश्न है, स्पीयरमैन के द्विकारक बुद्धि सिद्धांत में यदि कारक का स्तर ऊंचा हो तो व्यक्ति होगा अधिक बुद्धिमान, मूर्ख, सामान्य या फिर अधिक मूर्ख? 50 क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करिए, थोड़ा सा आप लोग शेयर करिए, लाइक करिए, जो कर सकते हैं करिए। प्रश्न संख्या है 23, जी कारक, जी मतलब जनरल, एस मतलब स्पेसिफिक, विशिष्ट। 23वें प्रश्न के लिए आपका उत्तर होगा अधिक बुद्धिमान होगा, सामान्य नहीं होगा, क्योंकि जी कारक का स्तर ऊंचा है तो व्यक्ति अधिक बुद्धिमान होगा। स्पीयरमैन के द्विकारक बुद्धि सिद्धांत में यदि जी कारक का स्तर ऊंचा हो तो व्यक्ति होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा क्रियात्मक बुद्धि के परीक्षण हेतु उपयोग में लाया जाता है? सामान्य तो सभी में पाया जाता है, ऊंचा कह रहा है तो मतलब यहां पर सामान्य तो सभी में पाया जाता है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसमें जी कारक का स्तर ऊंचा हो तो व्यक्ति अधिक बुद्धिमान होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहां पे थे? क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा क्रियात्मक बुद्धि के परीक्षण हेतु उपयोग में लाया जाता है? सबने सामान्य पढ़ रखा है क्या? कहीं होना नहीं चाहिए ऐसा। चलिए इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा। ट्वेंटी 24 के लिए उत्तर होगा कोह ब्लॉक डिजाइन परीक्षण, ये क्रियात्मक बुद्धि के परीक्षण हेतु उपयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न देखें,
गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में अंत में जोड़ा गया है? सांगीतिक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, अस्तित्ववादी बुद्धि, भाषाई बुद्धि। 25वां प्रश्न। प्रश्न संख्या 25। शुरुआत में 7 प्रकार की बुद्धि बताई थी, बढ़ते बढ़ते ये 9 प्रकार की बुद्धि हो गई है और अंत में जोड़ी गई है अस्तित्ववादी बुद्धि। तो यहां पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। भाषाई बुद्धि, तार्किक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि ये पहले से थी, ठीक है। अस्तित्ववादी बुद्धि लास्ट में जोड़ी गई। संगीत में बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, पारस्परिक, अंतरवैयक्तिक, अंतरावैयक्तिक ये पहले से थी। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं दृश्य, स्थानिक, शाब्दिक, भाषाई, तार्किक, गणित संबंधी, संगीतात्मक, शारीरिक क्रियात्मक। यहां पर आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर, अरे यार कॉल कर रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए आवश्यक है? क्या जरूरी है? क्वेश्चन नंबर 26, मेंटली रूप से अगर बच्चा स्वस्थ रहेगा तो वो अधिगम में भी बेटर परफॉर्मेंस होगा, सीखने में भी उसको चीजें आसान लगेंगी, हेल्पफुल होंगी। इसके लिए जरूरी है कि वातावरण जो है वो स्वच्छ हो, साफ सुथरा हो, पॉल्यूशन ना हो, शोर शराबा ना हो। 27वां प्रश्न, एक बालक में वह प्रेरक जो उसमें वातावरण में संपर्क में आने से विकसित होता है वह है जन्मजात, प्राकृतिक, अर्जित या फिर शिक्षक प्रेरक? प्रश्न संख्या 27। उत्तर होगा यहां पर वातावरण में संपर्क में आने से, अर्थात ये अर्जित किया जा रहा है। उत्तर जाएगा यहां पर सी के साथ। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 28, वे बालक जो रटते हैं उनमें, पहला ऑप्शन कहता है कि बुद्धि का विकास नहीं हो पाता, इस बात का विवेक नहीं होता कि क्या जरूरी है क्या गैर जरूरी है, मौलिक चिंतन की शक्ति पैदा नहीं होती, परीक्षा पास कर पाना कठिन नहीं होता। प्रश्न संख्या 28, जो रटते हैं उनमें कुछ नया करने की क्षमता नहीं होती, मौलिक चिंतन की शक्ति पैदा नहीं होती। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। कक्षा कक्ष में एक शिक्षक क्रम संख्या बोलकर बालक की उपस्थिति लेता है, जैसे बोलते नहीं रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, 3, 4, 5, तो आप कहते हैं यस सर, यस मैम, प्रेजेंट सर। आपकी क्या राय है? ये तरीका उत्तम है क्योंकि इसमें समय कम लगता है, ये तरीका लोकप्रिय है क्योंकि सभी स्कूलों में ऐसा होता है, ये तरीका अच्छा नहीं है, इससे शिक्षक के साथ बालक का सीधा संबंध नहीं बन पाता, ये तरीका अच्छा नहीं है, इस तरह से हाजिरी लेते समय कई बार 2 क्रमिक बालक एक साथ। बिल्कुल सही बात कही जा रही, लेकिन आप अपनी राय बताइए यहां पर कि इससे क्या फायदा है क्या नुकसान है। ये बात तो सही है, रोल नंबर वाली डी ऑप्शन वाली बात सही है, लेकिन आंसर क्या होगा ये बताइए। चारों बातें आपको सही लगेंगी यहां पर, चारों बातें आपको यहां पर सही लगेंगी, लेकिन इन चारों में बेटर ऑप्शन आपको ढूंढना है जो शिक्षण के अनुसार ठीक हो, वो है आपका सी। देखिए बात ये भी सही है कि समय कम लगता है, बात ये भी है कि सभी स्कूलों में यही होता है, लेकिन इन सब में जो बेटर ऑप्शन है वो ये कहता है कि अगर आप रोल नंबर से प्रेजेंट लगाते हैं तो सीधा संबंध नहीं बनता है, बेहतर होगा कि आप नाम बोल करके प्रेजेंट लगाएं। हाजिरी जो है नाम बोल करके लगाएंगे तो आप सामने देख पाएंगे कि आपके सामने कौन सा बच्चा आया है कौन सा नहीं आया है।
है ना, रिलेशन अच्छा रहेगा, समय जरूर ज्यादा लगेगा। और इससे एक और बेनिफिट होगा, क्रमिक बालक एक साथ नहीं बोलेंगे। जैसे आपने बोला मनोज कुमार, तो मनोज ही खड़े होकर के बोलेंगे जी गुरुजी, यस गुरुजी, यस सर, यस मैम, है ना। अगला प्रश्न, एक सफल शिक्षक हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है? क्वेश्चन नंबर 30, आप टीचर हैं उस दृष्टि से आप आंसर करिएगा कि इन सब में सबसे जरूरी क्या होगा। पास करने में सहायता करना, खिलाड़ी बनने में सहायता करना, पुस्तकों के प्रति प्रेम पैदा करना, या फिर चिंतन योग्यताओं का विकास करना। सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि आप बालकों में चिंतन योग्यताओं का विकास करें। सर्वाधिक लगाव क्वेश्चन में भी यहां पर मेंशन किया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 31, प्रश्न कहता है किसी बालक में उपलब्धि प्रेरणा का मापन करने के लिए उपयुक्त है साक्षात्कार विधि, प्रसंगात्मक बोध परीक्षण, प्रश्नावली विधि, उपरोक्त में से कोई नहीं। थर्टी वन में आपका उत्तर हो जाएगा प्रसंगात्मक बोध परीक्षण। उपलब्धि प्रेरणा को मापने के लिए प्रसंगात्मक बोध परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, समस्या किसी को 31 के लिए आपका बी ऑप्शन सही होगा। इंटरव्यू मेथड नहीं भाई, उपलब्धि आपको चेक करना है, उपलब्धि प्रेरणा कि बच्चे की उपलब्धि क्या है। इंटरव्यू यहां पर नहीं होगा, इंटरव्यू 1 बाय 1 होता है। निम्न में से क्या स्मृति का तत्व नहीं है? मेमोरी, स्मृति का तत्व। सीखना भी होता है, आप कुछ सीखते हैं, धारणा और पुनर्स्मरण तीनों होते हैं, विलोपन नहीं होता। तर जाएगा डी के साथ। वही तो हम देख रहे हैं कि इस समय क्लास में कोई भी एक्स्ट्रा कमेंट नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने पहले ही इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं। कुछ लोग जानबूझ करके माहौल खराब करते हैं। सीखने का प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? पोलार्ड, जीन पियाजे, थॉर्नडाइक, स्किनर। प्रयास एवं त्रुटि थॉर्नडाइक ने दिया। आपकी कक्षा के बालक खेलकूद कर रहे हैं तो आपको उनके साथ सक्रिय रूप से खेलकूद में भाग लेना चाहिए, क्योंकि इससे आपको बालकों के निकट संपर्क में आने का अवसर मिलता है, खेलने का अवसर मिलता है, मनोरंजन का अवसर, या फिर ये सभी। आंसर होगा, गलत हमने टिक कर दिया। आंसर होगा यहां पर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आप बच्चे के संपर्क में रहेंगे। ठीक है, आल नहीं होगा, आपको मनोरंजन की आवश्यकता नहीं है।
आपकी कक्षा के बालक खेलकूद कर रहे हैं, आपको भाग लेना चाहिए, इसलिए नहीं कि आप वहां पर मजा लेने गए हैं, मनोरंजन के लिए नहीं। आपका मुख्य उद्देश्य है कि आप संपर्क में रहें, अनुशासन बना रहे, ठीक है, इसलिए। माध्यमिक कक्षा में शिल्प कार्य बालकों में किस योग्यता के विकास के लिए आवश्यक है? नहीं, देखिए यहां पर हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम मनोरंजन के लिए पार्टिसिपेट करें या हम खेलने के लिए वहां गए हैं। हमारा काम वहां पर खेलना नहीं है, हम टीचर हैं। आप टीचर बन करके आंसर करिए ना। 35वां प्रश्न आंसर होगा यहां पर, शिल्प कार्य बालकों में किस योग्यता के विकास के लिए आवश्यक है? हस्तकार्य, सृजनात्मकता। इस सृजनात्मकता लिखा है, ये यहां पर लगना चाहिए था। आंसर होगा यहां पर सृजनात्मकता, ऑप्शन नंबर बी। शिल्प कार्य के माध्यम से सृजनात्मकता का विकास होता है, क्योंकि यहां पर बच्चा कुछ नया करने का प्रयास करता है। अगला प्रश्न देखिए, ठीक है, शिल्प कला यानी एक तरीके से रचनात्मक कार्य। छत्तीसवां प्रश्न, बालकों में समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करने का लाभ है। कल्चरल एक्टिविटी अगर कराई जा रही है तो इससे क्या लाभ होगा? बालकों के पढ़ाई के अवसर कम कर दिए जाना, अनावश्यक रूप से धन एवं समय की बर्बादी करना, विद्यालय द्वारा शिक्षक वर्ग का शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न करना। इसके माध्यम से बालकों का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। 36वां प्रश्न, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करने का उद्देश्य यही है कि बच्चे अपनी संस्कृति, अपने कल्चर को समझें। सर्वांगीण विकास, डी ऑप्शन बेटर। निम्न में से कौन सा व्यवहार प्रभावकारी शिक्षण में योगदान नहीं देता? विभिन्न शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग, ठीक है, नियमों व कार्यप्रणालियों का सख्ती से पालन, शैक्षिक लक्ष्यों की जानकारी, सक्रिय भाग लेना। योगदान नहीं देता, तो सख्ती से पालन अगर आप करवाएंगे तो ये कहीं ना कहीं निगेटिव प्रभाव डालेगा शिक्षण में। जबरदस्ती आप शिक्षक से या बच्चे से कोई काम ना कराएं, ठीक है। यहां पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सख्ती से पालन। आपकी कक्षा में एक समस्यात्मक बालक है, उसके व्यवहार के उपचार हेतु निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे? विद्यालय उपचार, परिवार उपचार, सरकार उपचार, समाज उपचार। सिंधु सोनकर, प्रिया कुमारी, टारगेट, पीयूष सिंह राजपूत, कोमल, अर्पिता, रमा, अमाया, मिथिलेश गौतम, अर्पिता, नीतू यादव। अब विद्यालय में है, आप कक्षा में हैं, तो विद्यालय उपचार विधि का ही प्रयोग किया जाएगा उसके व्यवहार के लिए। परिवार, सरकार, समाज नहीं। वंचित रूप से पिछड़े बालकों के अंतर्गत कौन से बालक आते हैं? थर्टी 39। सभी प्रकार के, अंधे व अपंग, मंदबुद्धि, हकलाने वाले, बधिर, उपरोक्त सभी। आपकी कक्षा के एक बालक में दृष्टि संबंधी दोष है, साथ ही वह पढ़ने में भी कमजोर है। आपसे निवेदन करता है कि श्याम पट पर स्पष्ट रूप से देख नहीं पा रहा है, ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? प्रश्न संख्या 40। डांट देंगे, देख नहीं पा रहा है, चश्मा प्रयोग, अलग कक्षा समावेशी का उल्लंघन। 40वें प्रश्न में बेटर होगा आप उसकी आवश्यकता अनुसार, उसकी इच्छा अनुसार बैठने देंगे,
ताकि वो श्यामपट्ट पर लिखा देख सके। अधिगम की दृष्टि से प्रेरणा का संबंध किस प्रकार की उत्तेजना से है? आंतरिक, बाह्य, अदृश्य, दृश्य। हाँ, विशिष्ट में सारे आ जाते हैं, विशिष्ट में सभी प्रकार के बालक। क्वेश्चन नंबर 41 में आपका आंसर हो जाएगा प्रेरणा का संबंध, अधिगम की दृष्टि से प्रेरणा का संबंध किस प्रकार की उत्तेजना? आंतरिक, पहला ऑप्शन, कोई डाउट नहीं। निम्न में से क्या प्रेरणाओं की उत्पत्ति का स्वाभाविक कारण है? जो लोग लेट में आते हैं, 7 बजे क्लास ये लाइव होती है, 7 बजे जुड़ जाया करें। क्वेश्चन नंबर 42 उत्तर होगा सभी। आत्मरक्षा की भावना, अचेतन मन, सुख व आनंद प्राप्त करने की भावना। तैतालीसवां प्रश्न है, निम्न में से कौन विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को मान्यता प्रदान करता है? ये क्वेश्चन आपके सुपर टेट में छप सकता है। क्वेश्चन नंबर 43 उत्तर होगा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ये जो है महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करता है। अगला प्रश्न देखिएगा, यूजीसी क्या है? केंद्रीय सरकार का एक आयोग। किसी बालक में जो प्रेरक सामाजिक आदर्शों, स्थितियों, संबंधों आदि के कारण उत्पन्न होते हैं वे क्या कहलाते हैं? क्वेश्चन नंबर 44 उत्तर होगा यहाँ पर अर्जित प्रेरक। सामाजिक आदर्शों, स्थितियों से इनको आप अर्जित करते हैं। हाँ, शाम की जो 7 बजे वाली टाइमिंग है ये थोड़ा सा हाउसवाइफ के लिए थोड़ा सा बिजी शेड्यूल रहता है। देखते हैं क्लास और बढ़ाएंगे, अभी थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, पूरा हो जाएगा तो कुछ और चीजें आपके लिए हम कराएंगे। फिलहाल अभी यही रहेगी क्लास। किसी बालक के विकास में निम्न में से कृत्रिम प्रेरक क्या है? दंड, पुरस्कार, प्रशंसा, ये सभी। ये सभी हैं, यहाँ पर तीनों ही कृत्रिम हैं, आर्टिफिशियल हैं। बस 5 क्वेश्चन और क्लास ओवर। अभिप्रेरणात्मक चक्र का प्रमुख अंग, आवश्यकता, अंतर्निहित, प्रोत्साहन या फिर ये सभी? क्वेश्चन नंबर 46 में आपका आंसर हो जाएगा सभी। आवश्यकता, अंतर्निहित, प्रोत्साहन। मोटिवेशन के लिए आवश्यकता भी होना चाहिए, चालक भी होना चाहिए और प्रोत्साहन भी होना चाहिए। किसी बालक में सोचने का महत्वपूर्ण साधन है, संकल्पना, रुचि, प्रेरणा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 47, सोचना, आपको कुछ सोचना है तो उसके लिए कोई कॉन्सेप्ट होना चाहिए, कोई संकल्पना होनी चाहिए। उत्तर होगा फर्स्ट ऑप्शन। भारत की प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब बनाई गई थी? 24 जुलाई 1985, 24 जुलाई 1986, 26 जुलाई 1986, 28 जुलाई 1989। पहली शिक्षा नीति बनाई गई थी 24 जुलाई 1986। 48 के लिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 1986 में कोठारी आयोग के प्रतिवेदन पर आधारित थी। शिक्षक ही संपूर्ण समाज को प्रगति के मार्ग पर ले जा सकता है, क्योंकि
समाज की बातें अधिक सोचता है शिक्षक, या फिर भावी नागरिकों को सही मार्ग दिखा सकता है, समाज के प्रति समर्पित होता है, या फिर एक सामाजिक प्राणी है शिक्षक? शिक्षक ही क्यों? क्योंकि शिक्षक का काम है रास्ता दिखाना, मार्गदर्शन करना, चलना आपको स्वयं है, तो नागरिकों को मार्ग दिखाने का काम 1986 में ही आई थी सबसे पहले। अंतर्नोद बताते हैं, बस एक क्वेश्चन हो जाए, बताते हैं आपको अंतर्नोद क्या होता है। ऊपर एक क्वेश्चन आपने पढ़ा था उसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 50, कक्षा शिक्षण के दौरान बालकों की रुचि बनाए रखने के लिए आप क्या करेंगे? प्रश्न संख्या 50 के लिए आंसर हो जाएगा यहां पर शिक्षण को रोचक, इंटरेस्टिंग बनाएंगे। ठीक है, अब यहां पर एक डाउट था किसी बच्चे को, यही ना? हाँ, देखिए अभिप्रेरणा चक्र के प्रमुख अंग यहां पर पूछे गए थे। अभिप्रेरणा के 4 स्रोत होते हैं, आवश्यकता, अंतर्नोद या चालक। अच्छे से समझ लीजिएगा, कभी भूलेंगे नहीं। जो लोग अभी अभी क्लास में जुड़ रहे हैं 7 बजे जुड़ जाया करें, डेली क्लास ये लाइव चलती है, बाल विकास की बेहतरीन तैयारी आपकी कराई जाती है। ठीक है, अंतर्नोद को ही हम चालक कहते हैं। चालक का मतलब यहां पर आप समझिए, ताकि आप कभी ये गलती दोबारा ना करें। जब आवश्यकता होगी तभी आपका मोटिवेशन काम करेगा। ये आवश्यकता आपकी शारीरिक आवश्यकता हो सकती है, मनोवैज्ञानिक आवश्यकता हो सकती है, सामाजिक आवश्यकता हो सकती है ना? जब तक आवश्यकता नहीं तब तक मोटिवेशन भी काम नहीं करेगा। चालक या अंतर्नोद क्या होता है? देखिए, भोजन की आवश्यकता क्या है? भूख यहां पर चालक है। पानी की आवश्यकता से प्यास यहां पर चालक है। चालक या अंतर्नोद प्राणी को एक विशेष प्रकार का कार्य अथवा व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे आपको प्यास लगती है तब आप पानी पीते हैं, है ना? तो एक विशेष प्रकार का कार्य, प्यास जो है, ये एक प्रकार का यहां पर चालक। प्रशंसा कृत्रिम है क्योंकि दूसरों के द्वारा अर्जित की जाती, कोई दूसरा ही आपकी तारीफ करता है। ठीक है, कोई दूसरा ही तारीफ करता है तो कृत्रिम हो गया, नेचुरल नहीं। ठीक है।